अब इसमें अगर जो भी वक्फ बोर्ड का मेंबर है, कोई सदस्य है या वक्फ बोर्ड में जिसका भी नाम है, वो सभी पब्लिक सर्वेंट हैं। अगर मान लीजिए किसी गलती से उनको अगर कोई चाटा भी लग गया तो आईपीसी धारा के तहत वो ऑफेंस होगा। और अब यहीं पर दूसरी तरफ बताइए, हमारे पुजारी, हमारे पंडित, हमारे पुरोहित, हमारे शंकराचार्य, हमारे महंत, हमारे सेवक, क्या किसी को भी पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है? ये वक्फ बोर्ड पूरा धर्म के नाम पर बना हुआ बोर्ड है, जो धर्म के नाम पर काम करता है, जो सारे डीएम कलेक्टर्स उनको हुक्म देता है कि इन बादशाह सलामत के आदेश की तामील की जाए। और इस देश की संसद, इस देश का पार्लियामेंट, इस देश का सेकुलर संविधान मौन करके चुप बैठा रहे और बैठा हुआ है। और इनके मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं, लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कैसे हम वक्फ बोर्ड के मेंबर बने, मिनिस्टर बने और कैसे वो पब्लिक सर्वेंट बने और उन्हें सारी सुविधाएं मिले। अब ये बताइए, जो इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए, जो सुविधाएं दी गई हैं, ऐसी सब चीजें हमारे हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? दिल से जुबान तक में परवीन राजपूत का नमस्कार। आज हमारे देश में एक नया फैशन चल रहा है। हाईवे पे मस्जिद, हाईवे के नीचे मज़ार, इलेक्शन कमीशन के साइड में मज़ार, रेड क्रॉस रोड पर मज़ार, एयरफोर्स भवन के सामने मस्जिद। उन लोगों को ये प्रूफ नहीं देना है कि वो क्यों बना रहे हैं। उनका मानना है कि ये सब एक वक्फ प्रॉपर्टी पर बनी हुई हैं और हमारे देश की आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचती है कि ये पुलिस का काम है। ये घटनाएं हमारे देश में इतनी बढ़ रही हैं कि आप देखोगे कि सरकारी जगहों पे मस्जिदें बन रही हैं, मजार बन रही हैं और दरगाह बन रही हैं। उनका ये रूटीन मैटर हो गया है, कहीं पर भी मजार बना देते हैं। और जब आप लोग इसके अगेंस्ट जाते हो, पुलिस में इसकी कंप्लेन करते हो, तो पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास इन्हें हटाने का कोई कानून ही नहीं है। पहले लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी के तहत ये मुसलमानों को हमारे देश में सरकारी जगहों पर ये नंगा नाच करने की सरकार में बैठे हुए या जो सरकार में बैठे थे ऐसे लोगों ने छूट दे रखी है। जिस समय ये कानून बनाए गए उस समय की सरकारों में बैठे लोगों का क्या एजेंडा था उसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने ये एक अभियान शुरू किया है कि आम जनता को, आम लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। उन्हें पता होना चाहिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या है। उन्हें पता होना चाहिए कि जो ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जंग करने की तैयारी चल रही है, हर सड़क पर, हर गली में, हर पार्क, हर नुक्कड़ पर, हर सरकारी जगहों पर ये हो रहा है, ये इनलीगल है और जनता को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। राजनीतिक दल अपनी राजनीति करें, सरकार की क्या प्रायोरिटी है, इसे कब करेंगी, कैसे करेंगी, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। जब आप अपनी बात को सच्चाई और तथ्यों के साथ, फैक्ट और फिगर्स के साथ जनता के सामने रखते हो तो वो उसे क्रॉस चेक भी करती है और उस पर अपना संज्ञान भी लेती है और वो इन बातों से जागरूक होती है कि किससे हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को नुकसान है या फायदा है। इसी तरह से एक मुद्दा है वक्फ प्रॉपर्टी कानून। 1922 में जब अंग्रेजों का रूल था उस समय भारत में एक कानून बनाया गया था, वक्फ प्रॉपर्टी कानून। फिर उसके बाद 1956 में नेहरू की सरकार ने उसमें एक अमेंडमेंट किया। उसके बाद 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उसमें एक फर्दर अमेंडमेंट फिर से किया। आमतौर पर हमारे देश की जनता को ऐसे मुद्दों के बारे में पता ही नहीं है और ये मुद्दे आम आदमी ही नहीं, हमारे देश के अरबपति और खरबपतियों से भी जुड़े हुए हैं। 1995 में जो वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट होकर लागू हुआ, उसे 2013 में मनमोहन की सरकार के समय में संसद ने उसे पास किया और वो कानून के रूप में लागू कर दिया, उसे कानून बना दिया गया। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे कि इस कानून में ऐसा क्या है जिससे हमारा राष्ट्र बीच में आ रहा है और हमारे गरीब से लेकर के अमीर तक सभी को इसमें खतरा है। हमारे देश और हमारी जनता दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है। सेक्शन 40 के अंदर ये वक्फ बोर्ड को पावर दी गई है कि वो किसी भी संपत्ति, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वो किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। इसका पहला पॉइंट है कि इसमें वक्फ बोर्ड जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है वो खुद ही कलेक्ट करेगा। मतलब वक्फ बोर्ड को अगर ये लगता है कि ये प्रॉपर्टी, ये जगह वक्फ बोर्ड की है तो वो उस पर खुद ही जाकर के क्लेम कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार है कि वो इस क्वेश्चन को खुद ही डिसाइड करे और डाटा खुद ही कलेक्ट कर सकता है। इसके अंदर अगर वक्फ बोर्ड को किसी मंदिर की, सोसाइटी की या किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को ये लगता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो बादशाह सलामत को ये लगने से कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, वो उस पर अपना हक दिखा सकता है।
वक्फ बोर्ड आपसे सिर्फ पूछेगा कि आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति क्यों नहीं घोषित किया जाए, और इसके तुरंत बाद वो नोटिस जारी कर सकता है कि ये जो मंदिर की, ट्रस्ट की, सोसाइटी की या आपकी जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी जा चुकी है। तो ये है सेक्शन 40 का प्रोविजन। अगर आप इस सेक्शन 40 से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जाइए ट्राइब्यूनल में अपना केस लड़िए। अगर ट्राइब्यूनल इसे होल्ड कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। बस आप इसे कंपेयर करते रहिएगा, इसका देश के काले कानून को कंपेयर करते रहिएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, जो मुस्लिम समाज के लोग मीडिया और कोर्ट में लेते हैं। हमें तो हक भी नहीं है कोर्ट में जाने का, और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ बना हुआ है कि किस तरह से किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाया जाए, और अगर वो खो भी गई है तो किस तरह से उसको वापस वक्फ संपत्ति में लाया जाए। इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म और पूरा सेटअप बना हुआ है, और इसी के तहत इन्होंने ताजमहल को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद वक्फ एक्ट का सेक्शन 51 क्या कहता है, इसके अंदर अगर कोई आदमी बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के या उसकी नॉलेज के अगर उस संपत्ति को बेच देता है तो वो वाइड होगा। इसके विपरीत देखिए, ऐसा कोई भी प्रोविजन, कोई भी एक्ट हमारे हिंदू मंदिरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे हिंदू मंदिरों की कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, अगर उसे कोई बेच देता है तो उसके अगेंस्ट हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, हमारे मंदिरों की जो जमीनें हैं या तो इंक्रोच हो गई हैं या फिर राज्य सरकारों ने काश्तकारों को अलॉट कर दी हैं। अब देखो उड़ीसा में क्या हो रहा है, अगर कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की परमिशन के बगैर बेच दी गई है तो देखिए इसमें वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वो कलेक्टर को ऑर्डर करेगा कि जाओ उस प्रॉपर्टी को मुझे कलेक्शन करके दो, इसका पोजीशन मुझे दो। उन्हें ना तो कोर्ट जाना पड़ेगा, उन्हें ना किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा करके लीगल लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो कलेक्टर को ऑर्डर करेगा और कलेक्टर उसे कलेक्ट करके उसको देगा, उसकी पोजीशन बना के देगा। अब देखिए सेक्शन 52 में कलेक्टर खुद इनका गुलाम है, वो खुद इनको उसकी पोजीशन देगा। तो बताइए इससे बड़ा मुगलिया कानून हमारे देश में और क्या हो सकता है। हमारी जनता से अपील है कि अब ये आपको पार्लियामेंट में ये कानून पास कैसे हुआ और हमारे देश में ये लागू कैसे हो गया, इसके ऊपर सोचना चाहिए, इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। सेक्शन 54, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी को इंक्रोच करता है, जो वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो नोटिस जारी करेगा और कहेगा कि आप इस प्रॉपर्टी को वापस कीजिए, नहीं तो एप्लीकेशन लगा के ट्राइब्यूनल में जाइए। इन लोगों का अपना एक मैकेनिज्म बना हुआ है। इन लोगों को हमारे देश की जो बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें जाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को सिविल कोर्ट की सारी पावर्स दे रखी हैं। इनके इशारे पर डीएम, एसपी, कलेक्टर सभी इनके इशारे पे नाचते हैं, बिकॉज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कि वो अपनी संपत्ति जा करके तभी वापस ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 83 ऑफ वक्फ एक्ट, आप सुन करके चौंक जाएंगे कि इन्हें वक्फ ट्राइब्यूनल बनाने की परमिशन मिली हुई है। ये आर्टिकल हमारे 323 ए के आर्टिकल के वायलेंस में है। इसमें वक्फ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं की जा सकती हाई कोर्ट में। अब देखिए, अगर कोई इसके विरोध में है तो उसे एक अपील का भी अधिकार नहीं है। इन्हें यह अधिकार दे दिया कि अगर कोई मामला, अगर कोई केस वक्फ ट्राइब्यूनल का है तो उसे सिविल कोर्ट देखेगा ही नहीं, उसके अंदर उसकी नो एंट्री। अब सेक्शन 89, इसमें अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर कोई केस कर रहे हैं तो आपको उसे नोटिस देना पड़ेगा। अब देखिए संसद में पास किए गए इस कानून के ऊपर कि हम जब अगर उसके ऊपर केस करेंगे तो हम कहेंगे कि जी हुजूरे वाला, हम आपके ऊपर केस करना चाहते हैं, ये लीजिए 2 महीने का नोटिस और आप 2 महीने तक अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और फिर हम इस केस को लड़ेंगे। 2 महीने का नोटिस उसे दिया जाता है। बताइए ये कौन सा अधिकार है। अब ये देखिए, हमें इन सब चीजों का पालन करना पड़ता है। अब हमारा जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसमें हमने इन्हें 2 महीने का नोटिस दिया, मथुरा के केस में भी हमने इन्हें 2 महीने का नोटिस दिया। इन लोगों को वो नोटिस देने के बाद हमने 2-2 महीने इंतजार किया है, फिर केस फिर शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ दैट पैरेलल गवर्नमेंट। अब और एक और सेक्शन 92, अगर किसी प्रॉपर्टी के केस में वक्फ बोर्ड उसमें कोई पार्टी नहीं है, सेकंड या थर्ड कोई पार्टी नहीं है, अगर उन्हें बैठे बैठे भी ये लग जाए कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है या वक्फ से रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो वो उसमें पार्टी बन सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं और उनको सुना भी जाएगा। यहां पर सिविल कोर्ट उनकी बात को सुनने के लिए बंधा हुआ है। अगर आप किसी मंदिर या किसी मठ के खिलाफ अगर आप कोई केस दायर करते हैं और जब आप उस मंदिर या मठ को अगर आप कोई पार्टी नहीं बनाते हैं, अगर मठ या मंदिर अगर कोर्ट में जाए और कहे कि साहब ये हमारी प्रॉपर्टी है,
तो उन्हें वहां पर एप्लीकेशन देनी होगी। दूसरी ही तरफ इन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा उसमें पार्टी बन सकते हैं बिकॉज एक्शन ऑफ 92। अब देखिए सेक्शन 101 सुन करके सिर घूम जाएगा। अब इसमें अगर जो भी वक्फ बोर्ड का मेंबर है, कोई सदस्य है या वक्फ बोर्ड में जिसका भी नाम है, वो सभी पब्लिक सर्वेंट हैं। अगर मान लीजिए किसी गलती से उनको अगर कोई चाटा भी लग गया तो आईपीसी धारा के तहत वो ऑफेंस होगा। और अब यहीं पर दूसरी तरफ बताइए, हमारे पुजारी, हमारे पंडित, हमारे पुरोहित, हमारे शंकराचार्य, हमारे महंत, हमारे सेवक, क्या किसी को भी पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है? इसमें सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, इतने सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, नहीं, नहीं दिया गया। अगर किसी का नाम भी है, थोड़ा बहुत अगर नाम भी है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट। इस हिसाब से तो हमारे भारत में लाखों लाखों पब्लिक सर्वेंट, लाखों ये मुतवल्ली हमारे पब्लिक सर्वेंट बनकर के हमारे सर पे बैठे हुए हैं। अब इस वक्फ बोर्ड में कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं है। अब देखिए सेक्शन 107। अब जैसे हम लोगों के साथ अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई हमारी जमीन चली जाती है, तो हमें एक निश्चित समय सीमा के तहत, मतलब जो एक समय सीमा दी गई है उसके अंदर ही हमें कोर्ट में जाना होगा। अगर हम उसके बाद अगर कोर्ट जाते हैं तो हमारी जो रेमेडी है वो उसके बाहर हो जाती है। और यहीं पर सेक्शन 107 में वक्फ बोर्ड से रिलेटेड, वक्फ संपत्ति या वक्फ से रिलेटेड कुछ भी हो, उसके ऊपर कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय निर्धारण नहीं है, उनके लिए कोई भी समय का कोई भी पॉइंट नहीं है। उनका जब मन करे, जब दिल करे, वो जब कोर्ट जा सकते हैं। देखा होगा रात में भी कोर्ट खुलते हैं। और अब लास्ट में कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन लोग रहेंगे, मतलब उसका वक्फ बोर्ड का गठन, कि उसमें कौन कौन लोग रह सकते हैं, जो वक्फ बोर्ड के सेक्शन 14 के अंदर मेंशन किया गया है प्रॉपर। इसके अंदर मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम मेंबर ऑफ बार काउंसिल, मुतवल्ली, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम स्कॉलर एंड सो ऑन सो कॉल्ड। ये वक्फ बोर्ड पूरा धर्म के नाम पर बना हुआ बोर्ड है, जो धर्म के नाम पर काम करता है, जो सारे डीएम कलेक्टर्स उनको हुक्म देता है कि इन बादशाह सलामत के आदेश की तामील की जाए। और इस देश की संसद, इस देश का पार्लियामेंट, इस देश का सेकुलर संविधान मौन करके चुप बैठा रहे, और बैठा हुआ है। और इनके मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं, लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कैसे हम वक्फ बोर्ड के मेंबर बने, मिनिस्टर बने, और कैसे वो पब्लिक सर्वेंट बने और उन्हें सारी सुविधाएं मिले। अब ये बताइए, जो इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए, जो सुविधाएं दी गई हैं, ऐसी सब चीजें हमारे हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? अब देखिए और सोचिए कि हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे संपन्न एक जो आदमी, जिसका बॉम्बे में सबसे बड़ा मकान है, मुकेश अंबानी। पता होगा कि मुकेश अंबानी के घर के आधे हिस्से पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम कर दिया है। अब सोचिए ये बात कि जो प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के घूम सकता है, वो अपना मकान वक्फ बोर्ड से नहीं ले सकता, क्यों? वो कानून नहीं बदलवा सकता। तो सोचिए हमारी आम जनता का क्या होगा, हमारी जो सरकारी जो जमीनें, हमारी जो भारत में हर कहीं पर इन लोगों का कब्जा हो रहा है, कल को क्या होगा? देखिए अब जो हम 100 गज, 500 गज, 1000 गज की जमीन के ऊपर जो लड़ रहे हैं, वो अब हमारी नहीं रह रही है। और ये जो है 1995 से लेकर के 2013 तक बड़ा सोच समझ करके संसद के अंदर इसको पास करके एक इसे कानून बना दिया गया है। अब थोड़े दिन पहले जो लोग किसान कानून को लेकर के जो शोर मचा रहे थे, काले कानून, क्या आज उन लोगों को पता है कि ये काले कानून हमें हमारे घर से बाहर निकाल सकते हैं? ये हैं काले कानून। अब इनके बारे में आप सोचिए कि क्या आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? क्या आप इसके अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं? क्या इन कानूनों को बदला जा सकता है? वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।